क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3। ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने। क्वेश्चन में बोला क्या, देखो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। लॉग्स जानते हो क्या होता है? वो जो पेड़ का तना होता है, ठीक है ना, जो मोटा सा हिस्सा होता है, पता है ना। तो इस तरह लॉग्स दिखा भी रखा, फिगर में देख लो। 20 लॉग्स बोल रहे कि 200 लॉग्स हमने स्टैक किए। स्टैक का मतलब है ऊपर रखे, एक के ऊपर एक करके ऊपर इस तरह रखे। किस तरह रखे बता रखा है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे कितने लॉग्स लगाए गए? 20। ऐसे में 20 लगाए गए। जैसे मैं आपके सामने 4 लगा रहा हूं, यहां देखो, ये मैंने 4 लगा दिया है। ये एक लॉग है, तो ऐसे 4 लॉग लगा दिए, सामने से ऐसे दिखेंगे आपको। इसके ऊपर हमने 3 लगाए, एक इधर लगा दिया, समझ में आ रही बात, एक इधर लगा दिया। तो इन्होंने क्या बोला है, पहले कितने लगाए? 20, फिर कितने लगाए? 19, फिर कितने लगाए? 18, और इन द नेक्स्ट रो टू इट एंड सो ऑन, और इस तरह चलते रहे। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। 2 बातें पूछी है भैया, कितने लॉग लगाने थे टोटल? 200 लॉग्स। बोले 200 लॉग्स कितने रो में लग जाएंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात कि जो टॉप रो रहेगा उसमें कितने लॉग लगेंगे। 2 बातें हैं। टोटल लॉग्स कितने प्लेस करने हैं हमें? 200 लॉग्स। तो कितने रो में 200 लॉग्स टोटल खत्म हो जाएंगे, और जो टॉप रो रहेगा उसमें कितने लॉग्स रहेंगे, ये पूछा हुआ है। सवाल समझ में आ गया सबको? तो जो 200 लॉग्स है वो है क्या? वो एक तरह से सम है। क्या है? सम है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 19, ठीक है। तो लॉग्स इन फर्स्ट रो मतलब जो बॉटम रो है, हाँ, फर्स्ट रो, बॉटम रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन आर। भाई क्या क्या है? सबसे पहले कितने लॉग्स है? 20 लॉग्स, फिर कितने हैं? 19, फिर कितने हैं? 18, और इस तरह चलते जा रहा है। ठीक है, क्लियरली ये जो नंबर ऑफ लॉग्स है, नंबर ऑफ लॉग्स फॉर्म एपी। ये क्या बना रहे हैं? एपी बना रहे हैं विद स्मॉल ए। स्मॉल ए कितना हो गया? 20। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -1। क्यों गया कॉमन डिफरेंस -1? कम हो रहा है क्योंकि। ठीक है, नाउ हमें पता है कि टोटल लॉग्स कितने हैं? 200। तो यानी सम ऑफ n, एक तरह से तो ये सीक्वेंस का n टर्म्स है, हमारे लिए nth रो हो गया। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। तो सम ऑफ n रोज कितना होना चाहिए? 200। सम के नीचे सम का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 200। बताओ बात सही है? n नहीं पता, n/2, 2 इंटू a बता है कितना है? 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -1 इज इक्वल टू 200। सही बात है कि नहीं है? n/2 ये हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। सही है? n/2 40 प्लस 1, 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। 2 इधर ऊपर जाएगा, n अंदर जाएगा, तो ये बन रहा है क्वाड्रेटिक। बन रहा कि नहीं बन रहा? n को अंदर भेजो, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होल अपॉन 2 था, 2 चला गया उधर, तो 400। क्वाड्रेटिक है, सबको साफ साफ दिख रहा है। क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर होता है, फिर कांस्टेंट, वो ये होता है आपका क्या बोलते हैं, n वाला टर्म, और फिर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सबको इधर ले डालो, तो यहाँ 0 बच जाएगा, है ना। n स्क्वायर माइनस 41n, ठीक है, और प्लस 400। इसको चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कहीं पर भी लिख दो, एक ही बात है, पता है ना। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर के साथ 1 है, 1 इंटू 400 कितना होता है? 400। मल्टीप्लाई करके चाहिए 400 और प्लस करके चाहिए 41, तो 16 और 25 हो गया। समझ में आ गई बात? तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन क्या आएगा? n कॉमन आएगा, n माइनस 16 माइनस इन दोनों से 25 कॉमन आएगा, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
n माइनस 16 कॉमन आ गया इधर से और इधर से, तो n माइनस 25 बच जाएगा अंदर, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, कौन सा रूल लगेगा? जीरो प्रोडक्ट रूल। या तो पहला वाला 0 होगा, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25, यानी या तो 16 रो होंगे या 25 होंगे। समझ में आ गई बात? अब एक चीज बताओ, जब 200 लॉग्स 16 रो में लग गए तो 25 रो तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब आप बोलोगे 25 आंसर आ क्यों रहा फिर? ठीक है, अब आप एक बात को समझना, एक एग्जांपल लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 10, 8, 6, ये एपी है या नहीं है? एपी है? अरे हाँ या ना? इसका सम कितना आ रहा? सम ऑफ 3 टर्म्स कितना आ रहा बताओ? 24। अरे सम करना नहीं आता क्या? प्लस करना नहीं आता क्या? आता है। कितना आ रहा सम? 24 आ रहा है। अब जरा मुझे बताना, 4, 2, 0, -2, -4, सम ऑफ 3 टर्म्स तुमने बोला था 24 है। अब सम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, सम ऑफ 8 टर्म्स बताओ। 24 ही आ रहा है। क्या हो रहा है? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अभी भी सम 24 आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम 24 आए? बिल्कुल है। जब एपी डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, ऐसा ज्यादातर तब होता है। वैसे इंक्रीजिंग में भी हो सकता है, अगर वो नेगेटिव से इंक्रीज होना शुरू हुआ और पॉजिटिव तक जा रहा है। समझ आ गई बात? तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर इसमें खासियत क्या है? इसमें खास बात ये है कि देखो, 3 टर्म्स का सम 24 था, फिर 8 टर्म्स का टर्म 24 हुआ। इसका मतलब 4th टर्म से लेकर 8th टर्म तक का सम 0 होगा। 4th टर्म से लेके 8th टर्म तक का सम क्या होगा? 0। बताओ, बात समझ आ गई? अभी बताओ, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में हो सकते क्या? नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में हो सकते हैं। तो 16 में जब 16 ही रो में हमारे 200 लॉग्स यूज हो गए हैं, तो 25 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तभी पहुंच सकते हैं जब वो नेगेटिव में लॉग्स आना शुरू होंगे, पर नेगेटिव में लॉग्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई बात? तो इसमें हम लोग कौन सा वाला करेक्ट लेंगे? ठीक है, मैं बोलूंगा हेयर n इज इक्वल टू 16, ये करेक्ट है, एंड n कैन नॉट बी 25। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज जो हो गए वो कितने हो गए? 16। एक बात और पूछी थी इन्होंने कि जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग है, ये निकालो। ये तो पूछा हुआ था। ठीक है, नाउ टॉप रो यानी 16th रो, 16 रो में कितने लॉग है ये निकालने हैं। तो भाई जो नंबर ऑफ लॉग्स है ना, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो जो 16th रो होगा वो भी एपी फॉर्म करते करते पहुंचा होगा, है ना? तो 16th रो में कितने एलिमेंट है? a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1, तो आ गया 5 लॉग। यानी टॉप में कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना बाद में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं यहां कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? पढ़ो। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला है? एक पोटैटो रेस करवा रहे, उसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या रख दिया गया है? बकेट रख दिया गया है। समझ में आ गई बात? स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है? बकेट है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो मान लेते हैं यहां पर है, यहां पे कहीं फर्स्ट पोटैटो है। यहां से लेकर बकेट से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी जो पोटैटो है 3-3 मीटर की दूरी पे है। भैया 3 मीटर ये हो गया, फिर ये 3 मीटर हो गया, फिर ये 3 मीटर हो गया, ऐसे कर करके है। समझ में आ गया? इतना सवाल समझ में आ गया ना? आ गया बोलते देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस तरह करके कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज है। समझ में आ गई बात? अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। जो कंपटीटर है, जो भी पार्ट ले रहा है इस गेम में, वो क्या करता है? बकेट से स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, भागता है, यहां से भागना शुरू किया, नियरेस्ट पोटैटो उठाता है, वापिस आता है, यहां रखता है। ठीक है, सारे पोटैटो एक साथ उठा के नहीं लाने हैं, यही रूल है। यहां से भागो, पहला पोटैटो उठाओ, यहां पे डालो, फिर जाओ दूसरा पोटैटो उठाओ, फिर डालो, फिर तीसरा पोटैटो उठाओ, फिर डालो। इस तरह करना है। कितने पोटैटो डालने? इस तरह 10 पोटैटो डालने हैं बकेट में।
ठीक है, यही बोला हुआ है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कंपिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितना भागना पड़ा, सवाल ये है। सवाल सबको समझ में आ गया? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस होगा? यहां से यहां तक 5 है, फिर लौटना भी तो है, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर। सेकेंड पोटैटो के लिए, सेकेंड पोटैटो है, पोटैटो हो गया, पोटैटो टोटो हो गया है। दूसरे के लिए कितना डिस्टेंस है? 5 और 3 8, 8 2 जा 16, पहले के लिए 10 मीटर, फिर 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए 8 ये रहा, 3 ये रहा, 11, तो 2 इंटू 11 22 मीटर। ठीक है, दैट इज क्या है? 10 16 22, विच इज एन एपी। हाँ है ना, एपी है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 10, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 6। कितने पोटैटो उठाने हैं? अभी तो 3 ही उठाए, कितने उठाने हैं? 10 पोटैटो उठाने हैं। 10 पोटैटो का मतलब है कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 का ही निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स। सही बात है कि नहीं है? क्या हो जाएगा बताओ? n/2 यानी 10/2, 2 इंटू ए कितना है? ए है 10 प्लस 10 माइनस 1, भाई 10 है तो 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 20 प्लस 9 6 54। हाँ है ना, तो 5 इंटू 74, 5 4 20, 2 कैरी 35 37, 370 मीटर भागना है। 370 मीटर काफी होता है, ठीक है। आपने रेस देखी होगी, 100 मीटर की रेस होती है, 200 की होती है, 400 की होती है, 370 ज़्यादा ही है। और वापस ऐसा होता है कि एक तरफ नहीं भागना है, जाना है, प्रोडक्ट उठाना है, भागना है, फिर भागना है, फिर है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को स्लो डाउन भी करना है बीच बीच में। जब बकेट तक पहुंचोगे, जब आलू तक पहुंचोगे, कहीं आगे ही निकल गए, समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है ना। एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ऑप्शनल एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। पहले फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट कर लो जल्दी से। चलो भाई, ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, पढ़ो जरा। क्या है? आपको एक एपी दे रखा है और बोला है इसका जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, मतलब वो किस पोजीशन में आएगा। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? विच टर्म ऑफ एपी, मनीष हटो यहां से, पीछे जाओ, तुम भी पीछे जाओ। हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक एपी दे रखा है और एपी है 121, 117, 113 और बोले इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सी पोजीशन में आएगा। विच टर्म का मतलब है कौन सी पोजीशन में आएगा, कौन सा टर्म होगा वो। क्लियर है? तो जब भी आता है विच टर्म क्वेश्चन, जब भी आएगा ना विच टर्म वाला, तो हमेशा मानते हैं nth टर्म। क्या मानते हैं? तो होगा लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान के चलते हैं जो nth टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म है। अच्छा, इसमें नेगेटिव टर्म तो आएगा, देख रहे हो, क्योंकि ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो कम होते होते कभी ना कभी 0 के पार भी पहुंच जाएगा, तो नेगेटिव भी आना शुरू हो जाएगा। तो ए क्या है इसमें? 121। कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। -4 क्यों है? क्योंकि टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो नेगेटिव में ही होगा। अब इन्होंने बोला था कौन सा टर्म होगा, मैंने बोला nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो nth टर्म यानी an, नेगेटिव यानी लेस देन 0। नेगेटिव क्या होता है? लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसके नीचे इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 d इज लेस देन 0।
ए की वैल्यू पता है कितनी है 121 प्लस एन तो नहीं पता एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -4 इज लेस देन 0। 121 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4n, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4 इज लेस देन 0। बताओ बात समझ आ गई। 121 + 4 तो जगह -4n तो ये हो गया, प्लस 125 इज लेस देन 0, -4n इज लेस देन -125। दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब दोनों तरफ से नेगेटिव हटाना होता है तो डिवाइड कर देंगे नेगेटिव से या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेता है। ये मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया। मैंने -4n से डिवाइड किया तो n इज ग्रेटर देन 125/4 बचेगा। सही बात है कि नहीं है? तो n इज ग्रेटर देन 4 1 4 3 हो जाएगा, ऊपर 4 1 हो जाएगा और 31 1/4 बच गया। तो जो n की वैल्यू होगी, n यानी कि जो पोजीशन होगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, वो कितना होगा 31 1/4 से बड़ा। n पोजीशन दिखाता है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो गया 32nd टर्म। इस AP का 32nd टर्म पहला नेगेटिव होगा। n की वैल्यू 31 1/4 से बड़ी है, मतलब 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। इनफैक्ट इसके बाद जो भी n के होल नंबर वैल्यूज आएंगी उन पोजीशंस पे सब पे क्या होंगे? नेगेटिव वैल्यूज होंगी। बताओ बात समझ आ गई? यानी 32nd पोजीशन से लेके सारी नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। यार आप लोग ना पहले से ट्राई करो यार, मैंने आप लोगों को इसलिए कल दिया था ट्राई करने के लिए, हाँ परसों दिया था, आप लोगों ने करा है नहीं। टेस्ट का बाद में डिक्लेरेशन हुआ था, उससे पहले मैंने होमवर्क दे रखा था। ठीक है, आप लोग करो इसे, जो बच्चे वो 5 क्वेश्चन है पहले ट्राई करो, 4। चलो जी, ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सब जने। क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है? द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। बहुत ही आसान भाषा में बोला हुआ है। किस किस का सम? थर्ड टर्म का और 7th टर्म का। सब जने यहां देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ थर्ड टर्म यानी A3 और 7th टर्म यानी A7, इनका जो सम बोल रखा वो कितना बोला हुआ है? 6। ठीक है, ये जानकारी हमें गिवन है। बताओ जी, बात समझ आ गई सबको? और क्या गिवन है? एंड देयर प्रोडक्ट यानी A3 और A7 का प्रोडक्ट भी गिवन है। कितना गिवन है? ये 8। ये 2 जानकारी हमें गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी S16 निकालना है। समझ आ गई बात? क्या निकालना है? S16। देख लो यहां पे, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था AP में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो ये समझ लो कि हमने 90% जंग जीत ली है। समझ आ गई बात? हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिलहाल हमें पता नहीं है, तो लेट A इज इक्वल टू क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म। A को क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म। और D को मान लिया मैंने कॉमन डिफरेंस। जो भी चीज हमें पता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है, ठीक है, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लगा दिया करो। A3 के नीचे A3 का फॉर्मूला A + 2D हो जाएगा, हाँ है ना। A7 के नीचे A7 का फॉर्मूला A + 6D हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। A + A कितना हो जाएगा? 2A प्लस ये कितना हो जाएगा? 8D इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। अगर आप देखोगे ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? तो क्या हो जाएगा बताओ? A + 4D इज इक्वल टू 3। यहां से एक काम कर लेते, A की वैल्यू निकाल लेते। A की वैल्यू कितनी आएगी? 3 - 4D। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और जानकारी थी ऑल्सो। एक और जानकारी क्या थी? थर्ड टर्म और 7th टर्म का प्रोडक्ट। थर्ड टर्म के नीचे थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाओ A + 2D। 7th टर्म के नीचे 7th टर्म का फॉर्मूला लगाओ A + 6D इज इक्वल टू 8। अभी अभी हमने ऊपर A की वैल्यू निकाल रखी है। A की वैल्यू कितनी है? 3 - 4D। यहां रख देंगे A की जगह पे, यहां पे रखेंगे तो आएगा 3 - 4D। इस A की जगह पे रखा है, प्लस पहले से है, प्लस कॉपी कर देंगे, 2D कॉपी कर देंगे। सही बात है कि नहीं है? फिर से A की वैल्यू पता है कितनी है? 3 - 4D और प्लस 6D इज इक्वल टू 8, है ना। ये हो जाएगा 3
डी ये वाला है और ये वाला टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे, एक -4d है एक 2d है, तो कितना बचेगा -2d। यहां पे क्या बचेगा बताओ 3, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे +2d इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब एक चीज देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी लग रही ना, क्या लग रही है, a माइनस बी a प्लस बी। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस मतलब 9 हो गया, माइनस 2d का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यहां से 9 माइनस 8 इज इक्वल टू -4d स्क्वायर को उधर ले जा लेंगे, तो यहां से 1/4 इज इक्वल टू क्या आ गया d स्क्वायर। जब स्क्वायर काट के यहां पे रूट लगाएंगे, जब स्क्वायर काट के रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 1/4 आ जाएगा, और जब भी रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यू मिलती है, पता है आप लोगों को। तो d की कितनी वैल्यू मिल गई मुझे 2 वैल्यू, कौन कौन सी, प्लस एंड माइनस हाफ। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब हमने ना a भी तो निकाला था, अगर मुझे सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है तो a और d दोनों चाहिए होंगे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं व्हेन d इज इक्वल टू हाफ, उस टाइम पे a कितना हो जाएगा। जब d की वैल्यू हाफ रख रहे तो हाफ तो यहीं रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा 3 - 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हाफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो d हाफ और a 1, एक कहानी हो गई। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, d की वैल्यू -हाफ भी तो है, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी, यहां यहीं पे रख देंगे, तो 3 - 4 इंटू -हाफ, 2 1 जा 2 जा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5। तो d की वैल्यू -हाफ और a की वैल्यू 5, ये भी एक पेयर है। अब एक बार मैं सम ऑफ 16 टर्म्स यहां से निकालूंगा, सम ऑफ 16 टर्म्स ही बोला है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n यानी 16 - 1 यानी 15, और d कितना है हाफ। क्लियर है सबको, 16/2 कट गया 8 आ गया। यहां पे आप चाहे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस 15, 2 1 जा 4 जा, 4 इंटू 19 ये हो जाएगा, 4 9 जा 36, 3 कैरी 76 आ गया। बताओ जितनी बात समझ आ गई। तो सम ऑफ 16 टर्म्स या तो हमारे पास 76 आ रहा है, या फिर सम ऑफ 16 टर्म्स द्वारा निकाल देते हैं, n/2 यानी 16/2, 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n - 1 यानी 16 - 1 15 इंटू डी की वैल्यू -हाफ, ये कट जाएगा कितना आएगा 8 आएगा। यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये 5 2 10 हो गया, एक और 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 और -15, -15 हुआ ना ये, तो जाएगा ये 2 1 जा ये 4 जा, 4 इंटू 5 यानी कितना आ गया 20। तो हमारे पास सम 76 भी है और सम 20 भी है। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल है। चलो जी अब अगला क्वेश्चन पढ़ लो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अ लैडर, लैडर जानते हो, सीढ़ी देखिए आप लोगों ने, ठीक है, कैसी सीढ़ी है ये लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है, जो बांस वाली सीढ़ी होती है, वैसी कोई सीढ़ी है। हैज 25 रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अब रंग्स क्या होते हैं, रंग्स का मतलब है पेड़ी जिस पे हम पांव रख के चढ़ते हैं। भाई एक तो हो गए साइड वाले जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ऐसा होता है ना, देखो भाई ये हो गया, इस तरह की कोई सीढ़ी होती है, ऐसे होती है ना, किनारे किनारे से ऐसे कुछ हो गया, ठीक है, नीचे थोड़ा वाइड होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है, ऐसी भी होती है, कई पैरेलल भी होती है ना। रंग्स क्या होते हैं, इसके बीच में जो हम स्टेप्स लगाते हैं उन्हें रंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इन्होंने क्या बोला है, अ लैडर हैज 25 अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। बोल रहे लैडर में रंग्स है, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल की। मान लो ये हो गई सीढ़ी आपकी, कुछ एक आइडिया, एक रफ आइडिया, इनके बीच इनमें जो रंग्स लगे हुए हैं, तो रंग्स के बीच में जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी है। समझ में आ गई बात, 25 सेंटीमीटर की दूरी है। क्लियर हो गई बात। आगे क्या बोलते हैं, रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। जो रंग्स की जो लेंथ है ना वो लगातार कम हो रही है और यूनिफॉर्मली कम हो रही है। यूनिफॉर्मली कम होने का मतलब है कि अगर मान लो सबसे पहले वाले रंग से अगला रंग अगर मान लो 5 सेंटीमीटर कम है, तो फिर अगला रंग 5 सेंटीमीटर और कम होगा, फिर अगला रंग 5 सेंटीमीटर और कम होगा। इस तरह यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या बोलते हैं आगे,
द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम. बॉटम में जो रंग है वो कितनी लंबाई है इसकी? 45 सेंटीमीटर. और जो टॉप में रंग है, जो भी टॉप में होगा, ठीक है, जो टॉप में रंग है इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर. इसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर. आगे बोला है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट. बोले जो टॉप रंग है और जो बॉटम रंग है इनके बीच में 2.5 मीटर का गैप है टोटल. सवाल समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है. आपको बोलते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. रंग्स को बनाने के लिए, मतलब इन स्टेप्स को बनाने के लिए, जितने भी स्टेप्स बनेंगे उन स्टेप्स को बनाने के लिए टोटल वुड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मतलब कितने लेंथ की वुड की रिक्वायरमेंट होगी. सवाल समझ में आ गया? एक बार दोबारा बताता हूं क्या बोला है. आपको बोला एक लैडर है, लैडर में जो रंग्स के बीच में जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी है. फिर बोलते हैं जो बॉटम मोस्ट रंग है उसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर है और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते जो लास्ट रंग है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर. बोल रहे बॉटम मोस्ट रैंक, जो बॉटम में सबसे बॉटम में जो रंग है और जो सबसे टॉप में रंग है इनके बीच की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है. बोल रहे रंग्स को बनाने के लिए टोटल वुड की कितनी रिक्वायरमेंट होगी. ये सवाल है. सवाल क्लियर है? ये बताओ. सॉल्यूशन तो देख लेंगे. सवाल क्लियर हो गया सबको? पक्का? बड़े आगे सुनो. अब कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हल्का सा. मुझे ये बताओ इस रंग के बीच में और इस रंग के बीच में दूरी कितनी है? 50. और एक रंग से दूसरे रंग के बीच में दूरी कितनी है? 25. अभी बताओ अगर मैं 50 को 25 से डिवाइड कर दूं कितना आएगा? 2. यहां पे 2 रंग है या 3 रंग है? 3 रंग है. रंग तो 3 है. रंग कितने हो गए? अच्छा चलो एक और रंग अगर मैं ले लेता. अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है? 75. 75 को अगर 25 से डिवाइड करूं कितना आएगा? पर रंग्स कितने हैं? 4. समझ आ रही बात? यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ रंग्स निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू टोटल जो भी डिस्टेंस है बॉटम के बीच में और टॉप के बीच में, जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा और +1 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 25 क्यों? क्योंकि सबके बीच में 25-25 का गैप है. हाँ या ना? पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा टोटल कितने गैप्स है, तो रंग उससे एक ज्यादा होगा. ये तो हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया यहां से. हाँ या ना? दिमाग लगाया हमने, एक दो एग्जांपल लिए, उससे क्लियर हो गया. क्लियर है ना? टोटल जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है. इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. 2.5 मीटर का मतलब कितना होता है? 250 सेंटीमीटर. 2.5 मीटर का मतलब है 250 सेंटीमीटर, है ना? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं. तो इंटू 100 करना पड़ेगा. तो 2.5 को जब इंटू 100 करोगे तो आएगा 250 सेंटीमीटर. ऊपर भी सेंटीमीटर में आ गया, नीचे भी सेंटीमीटर में आ गया. +1. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये से कट गया, तो 10 + 1 यानी टोटल कितने रंग्स आ गए? अब मुझे ये देखना 11 रंग्स की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी. तो मुझे निकालना पड़ेगा इन सबका सम. ठीक है, तो देखो भाई, लेंथ ऑफ रंग्स आर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग. यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, यही तो बोला है. देयरफॉर देयर लेंथ्स फॉर्म एपी. इसलिए उनके जो लेंथ है वो क्या बना रहे हैं? एपी. विद फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 45. और जो nth टर्म हो गया, जो लास्ट टर्म है, वो है 25. सही बात है? पहले की जो लेंथ है वो कितनी है? 45. फिर लगातार एक ही यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, हर बार सेम अमाउंट से कम हो रही है, तो यानी एपी बन रहा है. इसमें जो फर्स्ट रंग है उसकी लंबाई कितनी हो गई? 45. लास्ट रंग की जो लंबाई होगी वो कितनी हो गई? 25. समझ आ गई बात? मुझे कितने लेंथ को ऐड करना है? 11 लेंथ को ऐड करना है. क्यों करना है 11 लेंथ को ऐड? क्योंकि कितने रंग्स आ रहे हैं? 11 रंग्स आ रहे हैं. देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ जो भी टर्म्स है, 11 टर्म्स. है ना? थोड़ा सा मैं यहां कर रहा हूं. दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 और a प्लस लास्ट टर्म लगा दूंगा मैं. 11/2 a है 45
और लास्ट है 25। समझ में आ गई बात सबको? 11 इंटू 70/2, यही तो आ रहा ना, 2 1 जा 70 आ रहा ना, ये 35, तो 385 सेंटीमीटर। मुझे बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले इस बुक में नीचे दिया रहता है दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये बहुत पहले का छपा हुआ है ऐसे ही, लेकिन ये हर बार, मतलब हर बार तो क्या, कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं बोर्ड में, तो आपने प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गई बात? और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझने वाली ऐसा हार्ड तो है नहीं, सिंपल ही है। समझ आगे बात? एक बात का ध्यान रखना, जब भी ना ऐसा कहीं पर भी बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है लेंथ, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एपी बन रहा है। समझ आगे बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो फटाफट फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। इतना समय में आ गया। मान लेते किसी कॉलोनी में हाउसेज है जो एक रो में हैं और उनको नंबर दिए गए हैं। कैसे नंबर दिए गए हैं? 1 से लेके 49 तक कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो ना, एक के बाद एक। तो मान लेते हैं ऐसे कुछ हाउसेज है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे हाउसेज में नंबर दे रखे हैं। कहां से कहां तक? 1 से लेके 49 तक। मान लेते हैं यहां पे कोई हाउस है, लास्ट हाउस जो है इसका नंबर क्या है? 49 है। अब आगे बोलते क्या है? शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। क्या बोला है? बोले बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई हाउस नंबर है, हाउस नंबर x। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? बोले इनमें बीच में कहीं पे ऐसा एक हाउस नंबर x होगा जिससे पहले जितने भी घर है उन पे जो नंबर पड़े हुए हैं उनका सम, और जितने भी घर इसके बाद है उन सबका जो नंबर का सम है वो सेम होगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें वो हाउस नंबर निकालना है। समय आगे बाद में क्या बोलो? पढ़ो जरा, ये तो बोला है, पढ़ो। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स, सम किसका? नंबर्स का। कौन से नंबर्स का? ऑफ द हाउसेज। ठीक है, नंबर्स किसके? हाउसेज के। कौन से हाउसेज के? प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी पहले। किससे पहले? हाउस नंबर एक्स से पहले। अब एक चीज बताओ, हाउस नंबर एक्स से जस्ट पहले जो हाउस नंबर होगा उसमें क्या नंबर होगा? और हाउस नंबर एक्स के जस्ट बाद जो हाउस नंबर होगा x+1। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, इससे पहले जितने भी हाउस में नंबर्स हैं उन सबका सम बराबर होगा इसके बाद। फॉलोइंग का मतलब होता है इसके बाद जितने भी हाउस में नंबर है उन सबके सम के बराबर होगा। तो एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक के हाउस नंबर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? Sx-1। सही बोल रहा हूं मैं? सम ऑफ हाउस नंबर्स फ्रॉम 1 to x-1, इसे बोलेंगे Sx-1। जितने नंबर है उतने ही तो टर्म्स हो रहे, हाँ या ना? तो ये जगह सम ऑफ x-1 टर्म्स, यहां से लेके यहां तक लगातार ही टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक के बाद एक है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बाद जितने भी हाउस नंबर है क्या मैं उसको S49 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। मुंडी क्यों हिला रहा? हाँ मैंने बोला इसके बाद जितने भी हाउसेज हैं उन सबका सम, क्या मैं उसको S49 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं, S49 रिप्रेजेंट करता है यहां से लेके यहां तक का सम। सही बात है कि नहीं है? पर मुझे चाहिए क्या? मुझे तो इसके बाद का सम चाहिए, हाँ या ना? x के बाद का सम चाहिए। तो S49 में तो पूरा आ गया, पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा, Sx माइनस कर दूंगा। सही है, पूरे सम में से अगर मैंने इतना सम माइनस कर दिया, अपने आप ही बचे हुए का सम आ गया। सही बात है कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल दो। क्लियर है? हमारा मकसद क्या है? किसकी वैल्यू निकालना? x की वैल्यू निकालना। ठीक है, मुझे बताओ ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? सभी को? अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? x-1/2। कैसे हुआ ये n की जगह पे, हाँ है ना?
फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू ए कितना हो गया 1 प्लस एन की जगह पे कितना है x माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 इज इक्वल टू एस 49 बाई 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी 1 प्लस 49 माइनस 1 यानी 48 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 1 माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स तो x हो गया -1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 1 हो गया। बताओ जी इतनी बात सबको समझ आ गई। ये हो जाएगा x -1/2 ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया x -2 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 बचेगा। सही बात है कि नहीं है 49 बाई 2 48 इंटू 1 48 2 इंटू 1 2 48 प्लस 2 50 क्लियर है माइनस एक्स बाई 2 ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस x -1 x वाले जितने भी टर्म्स है जैसे ये भी x वाला ये भी x वाला एक तरफ कर दो ये इससे कैंसिल हो गया क्या आ गया बताओ x -1/2 मल्टीप्लाई बाय x क्लियर है ना। अच्छा इज इक्वल टू 2 1 ये हो जाएगा 25 49 इंटू 25 कर देंगे माइनस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा x +1 सही बात है कि नहीं है। इस पूरे को इधर ले जा लो तो क्या आएगा बताओ x -1/2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस एक्स बाई 2 x +1 ये स्टेप समझ में आया। इस पूरे का साइन क्या है माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और जगह 49 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे भले कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो इधर से और इधर से x बाई 2 कॉमन आ रहा x बाई 2 कॉमन आ गया क्या बचेगा x -1 प्लस x +1 इज इक्वल टू 49 इंटू 25 -1 से ये कैंसल क्लियर है ना। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x अपॉन क्या हो गया 2 और ये जाएगा 49 इंटू 25 2 से 2 कट गया कितना आ गया बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25 स्क्वायर काटा रूट आ गया। देखो मेरा मल्टीप्लाई ना करना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद हो गया कैसे 49 का रूट कितना होता है 7 5 का रूट कितना होता है 25 का रूट कितना होता है 5 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यानी हाउस नंबर 35 से पहले जितने भी हाउस नंबर्स है यानी 1 से लेकर 34 तक का सम जितना आएगा उतना ही 35 के बाद यानी 36 हाउस नंबर से लेके 49 तक का सम भी बराबर ही आएगा। समझ में आ गई बात क्लियर हो गई बात। अगर x यहां पे फ्रैक्शन में आया था भैया क्वेश्चन बदल सकते हैं क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना 49 तक दिया हो 50 तक दे देंगे तो बोलेंगे जरा निकालो वो वाला हाउस नंबर और अगर हाउस नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता ना। समझ में आ गई बात। तो अगर मान लो हमारा फ्रैक्शन आता हम बोलते हैं ऐसा कोई हाउस है ही नहीं। क्लियर हो गई बात चलो नोट कर लो। देखो जी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। ठीक है फुटबॉल ग्राउंड के लिए क्या बना रहे हैं टेरेस बना रहे हैं और इसमें बोला है कितने स्टेप्स बना रहे हैं इसमें 15 स्टेप्स यानी जो सीढ़ियां होती है जो पेड़ियां होती है ना 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट। हर स्टेप की लंबाई कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है और सबके सब किससे बने हुए सॉलिड कंक्रीट से बने हुए हैं। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। अच्छा इस तरह कुछ है जरा ध्यान देना जैसे मान लो ये पहली सीढ़ी है ठीक है तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर जमीन पे ही है ये और इसकी जो लंबाई है ठीक है इसकी जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है ये लंबाई है 50 मीटर 50 मीटर इसकी लेंथ हो गई। अच्छा एक चीज बोल रहे हैं हाफ मीटर ट्रेड का मतलब समझते हैं ये कौन सा डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस ये हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस को राइज क्या रखा इन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेड क्या रखा। भाई जब सीढ़ियाँ ऐसी सीढ़ी है मान लो ये सीढ़ी है ये जो डिस्टेंस होता है ये ट्रेड है ये हो गई सीढ़ी की हाइट ये हो गया ट्रेड
ये हो गई लंबाई। समझ आ गई बात? ये जो पूरी सीढ़ी बनी है किसकी बनी है? कंक्रीट की बनी हुई है। फिर जो अगली सीढ़ी आ रही है, ठीक है, अगली सीढ़ी है, उसमें कितनी हाइट है? उसमें हाइट है 1/4 और हो जाएगा 1/4, फिर ये 1/4 हो जाएगा, हाँ है ना? लंबाई उतनी ही रहेगी। लंबाई कितनी रहेगी? 50 मीटर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये इस तरह चलता रहेगा। मतलब ये समझ लो जो सेकंड ब्लॉक है ना, सेकंड ब्लॉक, भाई ये जो ट्रेड रहेगा ये तो 1/2 मीटर का रहेगा, इधर भी 1/2 मीटर का रहेगा। जो सेकंड ब्लॉक है ना वो इतना ऊंचा हो जाएगा करीबन। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ब्लॉक, फिर उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, इस तरह हो गया। देखो डायग्राम इस तरह कुछ दे रखा है आपके बुक में। ये तो समझ में आ रहा होगा। इस तरह कितने ब्लॉक, कितनी सीढ़ियां हैं? 15 है। चलो ये आगे बढ़ता रहेगा, छोड़ो इसे, ठीक है ना? अब सुनो, आप सामने से देखोगे ना तो ऐसे ऐसे दिखेगा, सही बात है, पर इसकी कोई ना कोई लंबाई भी तो होगी, ऐसे में भी तो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? मतलब ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। समझ आ रही है बात? तो जो हर एक ब्लॉक है, मतलब ये तो ऊपर से दिखेगा ना ऐसा, ये एक कंक्रीट का ब्लॉक है, मतलब ये एक कंक्रीट का ब्लॉक है। अगर मैं पहले ब्लॉक को निकालूं, पहला ब्लॉक ऐसा कुछ दिखेगा। समझ आ गई बात? जब मैं निकाल लूंगा, दूसरा ब्लॉक जो दिखेगा ना उसकी हाइट ना पहले वाले की हाइट की डबल होगी। बाकी तो यही होगा, हाइट डबल। ये 1/4 था, ये 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। विड्थ उतनी रहेगी 1/2 मीटर, यह 1/2 मीटर है, ये 1/4 है, और ऐसे में 50 मीटर है। जो सेकंड सीढ़ी है उसकी भी लेंथ 50 मीटर ही होगी, हाँ है ना? मुझे बताओ, बात समझ आ रही है? अब मैं सभी ब्लॉक को अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है ना? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1/4, और ये तो 1/2 मीटर ही रहेगा। फिर ऐसे ही जब थर्ड ब्लॉक आएगा, उसकी हाइट हो जाएगी 3 इंटू 1/4। बात समझ आ गई भाई? अगर आपको सीढ़ी बनानी है, ये देखो, ये हो गई पहला जो पायदान है उसका, ठीक है? एक बुक रख दी मैंने, उसके ऊपर एक और बुक रख दी, बन गया सीढ़ी नुमा। अगर मेरे को फिर ऊंचाई पे जाना है तो 1 2 3 किताब रखनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? तो इस तरह सीढ़ी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला ये जो हाइट है ये 1/4 है। इस वाली सीढ़ी की हाइट देखी जाए तो कितनी है? 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4, ट्वाइस ऑफ 1/4। समझ आ गई बात? ये कंक्रीट का ब्लॉक है, और ये पूरा दूसरा ब्लॉक है, ये पूरा दूसरा ब्लॉक हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इन्होंने पता है क्या पूछा हुआ है? इन्होंने पूछा इसमें पूरा जो कंक्रीट यूज होगा उसका वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यही तो पूछा है, पढ़ो। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द टू बिल्ड द टेरेस। अब यहां देखो, कंक्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के लिए जो कंक्रीट यूज होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होगा। अच्छा, पहले वाले की लेंथ कितनी है? 50। विड्थ आपकी फिक्स रहेगी 1/2 मीटर, और हाइट रहेगी 1/4। बताओ, सब एग्री करते हो? अच्छा, कंक्रीट फॉर सेकंड स्टेप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 50। लेंथ तो इसकी भी उतनी रहेगी जितनी पहली सीढ़ी की लंबाई थी, उतनी दूसरी सीढ़ी की भी लंबाई होगी, 1/2 मीटर। ऐसे में 1/2 मीटर ही जाएगा, पर हाइट जो हो जाएगी वो जाएगी ट्वाइस ऑफ 1/4। सही बात है? सही बात है। तो इसका मतलब है इसमें और इसमें क्या अलग है? इसमें 2 अलग है बस, बाकी तो वही है 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। सही बात है कि नहीं है भाई? बात सही है। जब हम कंक्रीट फॉर थर्ड स्टेप पहुंचेंगे तो हाइट हो जाएगी 3 इंटू 1/4, 1/4 1/4 1/4। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा थ्राइस ऑफ 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाले का आएगा 15 इंटू 30
30 नहीं, 15 इंटू 50 इंटू हाफ इंटू 1/4। अब है टोटल वॉल्यूम, मैं यहां कर रहा हूं टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं इसको फर्स्ट टर्म कह सकता हूं, ये एपी है, ये एपी है या नहीं है? एपी क्यों है? ये वन टाइम है, ये इसका ट्वाइस है, ये थ्राइस है। अगर मान लो मैं इसको एक्स बोलता हूं तो ये 2x है, ये 3x है, फिर 4x होगा, फिर 5x होगा, तो एपी तो बना ही रहे, 1 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ है ना? तो यहां पे टोटल वॉल्यूम, अच्छा पहले यहां लिख लेते हैं, मैं बोलूंगा क्लियरली दिस इज एपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 कॉमन डिफरेंस। इसके ट्वाइस में से देखो, अगर मैं इसको x मानता हूं, 2x में से ये x गया तो बचेगा x, और x यही तो है, हाँ है ना? मुझे बताओ माइनस करना आ गया? मैंने कोई मल्टीप्लाई करिए, कोई हार्ड माइनस नहीं किया, मैंने सिंपल सी बात रखी आपके सामने, मैंने कहा ये तो रिपीट हो रहा है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये हो गया x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। तो 2x में से मैंने x माइनस किया, क्या बचेगा? x, और x यही तो था, तो यानी कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। बताओ बात समझ आ गई? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S15। S15 क्यों भैया? अगर ये एपी बना रहे हैं तो मुझे ऐसे 15 टर्म्स का सम निकालना है। ये पहले वाले स्टेप का वॉल्यूम है, ये दूसरे वाले स्टेप का वॉल्यूम है, इस तरह आया ना? तो S15 क्या हो जाएगा बताओ? 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या है? ए ये रहा, 50 इंटू 1/2 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 हो गया 2a प्लस n-1, n कितना है? 15 -1 यानी 14 इंटू डी तो यही था, डी क्या है? 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 15/2। आप देखो 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 कॉमन आ रहा है, हाँ है ना? तो 50 इंटू हाफ इंटू 1/4 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 2 प्लस यहां पे क्या बचेगा? 14। 15 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 14 16, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 4 4 जा 16 16 कट गया। देखो मैं हमेशा लास्ट तक वेट करता हूं काटने का, कैलकुलेशन करने का, है ना? 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, तो 750 मेरे ख्याल से सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो मीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम कॉन्क्रीट का। समझ में आ गई बात सबको? सबको बात समझ में आ गई?